टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज हमें मालूम है कि आज हमारी जो क्लास है उसका डे 10वां है। हमने पहले जो अध्ययन कर लिया है मेंडल के बारे में, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मेंडल के वंशागति के नियम, जो कल इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दिया था। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा मेंडल की वंशागति के नियम। ये हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। ठीक है। इसमें देखो, जैसे हम बात करें ग्रेगर जॉन मेंडल की, यदि हम बात करें, उन्होंने अपने जो संकरण जो प्रयोग किए थे, वो कौन से पादप पर किए थे? उद्यान मटर या पाइसम सेटाइवम पर अपने संकरण प्रयोग किए थे। ठीक है। और उन प्रयोगों के जो परिणाम है या निष्कर्ष है, उनके आधार पर उन्होंने नियम प्रतिपादित किए। उन्हीं नियमों क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता के नियम, या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रभाविता के नियम कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करिए नियम कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक नंबर की यदि हम बात करेंगे, सबसे पहले जो एक नंबर का नियम रहेगा वो कौन सा नियम रहेगा? प्रभाविता का नियम। एक नंबर हम पढ़ेंगे, वो कौन सा पढ़ेंगे? प्रभाविता का नियम। अभी उतारना नहीं है, इसको केवल समझना है। ठीक है। दो नंबर के नियम की यदि हम बात करें तो दूसरा नियम पढ़ेंगे, वो कौन सा नियम पढ़ेंगे? पृथक्करण का नियम, या इसे बोलते हैं विसंयोजन का नियम। पृथक्करण का नियम या फिर विसंयोजन का नियम, या फिर इसे बोल सकते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जा सकता है। ठीक है। तीन नंबर की यदि हम बात करेंगे, वो पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा नियम क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है। अब देखो, इसके बाद यदि हम बात करें स्टार्टिंग की, ये जो दो नियम है वो तो किस पर आधारित है? एक संकर संकरण पर। इसको सही प्रकार से याद कर लेना कि स्टार्टिंग का जो प्रभाविता का नियम है और पृथक्करण का जो नियम है वो तो एक संकर संकरण पर आधारित है। और जो तीन नंबर का जो नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वो किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ठीक है। ये दो स्टार्टिंग की बात करें, वो एक संकर संकरण पर आधारित है, और जो तीसरा नियम है वो किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण पर आधारित है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रभाविता का नियम क्या है, ये पढ़ेंगे आज हम। इसमें हम बात करें, यह नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित एक संकर संकरण पर आधारित है। ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें इस नियम के अनुसार, जब हम समयुग्मजी जो है, जो विपर्यासी समयुग्मजी पादप होते हैं, उनके मध्य क्या करवाते हैं? संकरण करवाते हैं। एक ही लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है, तो वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण, और जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। फिर यही क्या है? प्रभाविता का नियम है। ठीक है ना। यानी यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। फिर इसके बाद में लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण करवाया जाता है, तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। ठीक है। तो ये हो गया ये नियम। अब देखो, इसमें हम लिखेंगे नोट्स में, इसमें हमें लिखना है कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के लिए, अपने संकरण प्रयोगों के लिए उद्यान मटर क्वेश्चन में क्या लिख देंगे? पाइसम सेटाइवम पर उद्यान मटर का लिखो। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या का लिखना? उद्यान मटर का चयन किया। ठीक है। तथा अपने संकरण प्रयोगों के आधार पर
आधार पर जो नियम प्रतिपादित किए, जो नियम प्रतिपादित किए उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मेंडल की वंशागति या आनुवंशिकता के नियम कहा जाता है, के नियम कहा जाता है। फिर इसके बाद में क्या लिखोगे? ये नियम निम्न हैं, ये नियम निम्न है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक तो उसने कौन से पादप पर अपने प्रयोग किए थे? उद्यान मटरिया पाइसम सेटाइवम। ठीक है ना। और इसके बाद में बात करें कि इन्होंने मेंडल की वंशागति के नियम दिए थे, तो उसे क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता का जनक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या दिए थे? अपने मतलब आनुवांशिकता या वंशागति के नियम दिए थे। तो ये नियम निम्न है। तो पहले तीनों नियमों के नाम लिख लेंगे और फिर एक नंबर का टॉपिक पढ़ लेंगे, एक नंबर का नियम हम पढ़ लेंगे। पहला एक नंबर का जो नियम है वो कौन सा नियम है? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। ठीक है। इसके बाद में 2 नंबर की हम बात करें तो 2 नंबर का नियम कौन सा है? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण या विसंयोजन, या तीसरा नाम क्या बताया था मैंने इसका? युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है। फिर 3 नंबर की हम बात करेंगे। तीसरा जो नियम है वो कौन सा है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, ये हो गए 3 नियम। कौन कौन से हो गए? प्रभाविता का नियम, दूसरा कौन सा है? पृथक्करण, विसंयोजन या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा कौन सा है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये तीनों नियम उतार लो। ठीक है। और उसके बाद में 1 नंबर का टॉपिक लिख लो, प्रभाविता का नियम। ये हमारा हो गया 1 नंबर का टॉपिक, प्रभाविता का नियम। इसमें लिखेंगे यह नियम, यह नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे इस नियम के अनुसार, लाइन चेंज करके लिखना है। परिभाषा जो भी हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार में, नीचे वाला लाइन से इस प्रकार से। ठीक है। इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण करवाया जाता है,
पादपों में संकरण कराया जाता है। तो F1PD में जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण, F1PD में जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण, और जो प्रकट नहीं होते उन्हें क्या बोलेंगे? अप्रभावी लक्षण। तथा जो F1PD में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। ये कौन सा नियम हो गया? प्रभाविता का नियम। ठीक है ना। प्रभाविता का नियम क्या है कि जब एक लक्षण के लिए हम बात करेंगे कि जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण कराया जाता है तो F1PD में जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण, तथा जो F1PD में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। जो लक्षण F1PD में प्रकट होते हैं प्रभावी लक्षण, और जो F1PD में प्रकट नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं? अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। और ये क्या है? प्रभाविता का नियम है। तो इसकी परिभाषा सही प्रकार से याद करोगे। ठीक है, ये हो गया हमारा संकरण का पहला प्रयोग। इसके बाद में जो अगली जो कल नेक्स्ट क्लास होगी इस प्रयोग को हम किसके द्वारा समझाएंगे? आरेख चित्र के द्वारा समझाएंगे। किसके द्वारा? आरेख चित्र के द्वारा। देखो जैसे हम बात करें, मैं रफली तरीके से एक बार बता देता हूं आपको कि इस आरेख चित्र द्वारा समझाएंगे कि जैसे समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बोने, इनके मध्य क्रॉस करवाएंगे इस प्रकार से। ये जनक पीढ़ी है, यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होगा, युग्मनज से युग्मक बनेगा इस प्रकार से। तो हम देखेंगे कि ये क्रॉस करवाएंगे ऐसे, पहले को तीसरे से, पहले को चौथे से, दूसरे को तीसरे से, दूसरे को चौथे से, तो सभी इस प्रकार के प्राप्त होंगे F1PD में। ये क्या होंगे? विषम युग्मजी लंबे होंगे, संकर लंबे पादप होंगे। इनमें जो प्रभावी लक्षण है वो क्या है? लंबापन, ये प्रकट होगा। और अप्रभावी लक्षण कौन सा है? बोनापन, स्मॉल टी, जो प्रकट नहीं होगा। तो ये आरेख पढ़ेंगे कल। आज की क्लास में इतना ही।